एक बार पुनः आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और वीकली करंट अफेयर के सेशन में एक बार कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ हम फिर जुड़े हैं, है ना। आज भी क्वेश्चनों का स्वरूप वही रहेगा जो हम पिछले टाइम से करते आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपको इस करंट अफेयर के सेशन में मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य के होंगे, और 10 जो आपके राज्य के परिदृश्य क्वेश्चन होंगे जो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर के होंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या पूछा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ठीक, पूछा क्या है इसमें, भारत को कौन सा स्थान मिला है। किसको, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा मिला है, 127वां। कौन सा मिला है, 127वां। आइए इसमें बढ़ते हैं, क्या है इसमें। देखो भाई, जो ये आपका जो लैंगिक समानता है, क्या होता है, इससे क्या समझते हैं लैंगिक समानता से आप। देखो, लैंगिक समानता से क्या समझते हैं कि कोई भी देश जिसमें क्या है, पुरुष महिलाएं समान रूप से क्या कर रही हो, रह रही हो, या समान रूप से क्या हो, कार्यरत। पहली बात तो देखो इसमें क्या है, 4 आयाम है इसमें, जिसके आधार पर क्या करते हैं कि रिपोर्ट जारी होती है, और पहला दूसरा तीसरा और जो स्थान प्राप्त होता है देशों को वो मिलता है इसमें। ठीक, 146 टोटल देश है जो इसमें आते हैं, है ना। 146 में 127वां कौन है, भारत है। 4 आयाम कौन से हैं, ये देखो। 4 आयामों में देखो, पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक भागीदारी और अवसर, कि भाई आपके यहाँ जो आर्थिक भागीदारी है, आर्थिक मतलब जितना आप पता है आर्थिक रूप में जितनी भी भागीदारी आपकी है, क्या वहां पुरुष और महिलाओं को समान अवसर मिल रहा है, या कि ऐसा तो नहीं कि केवल पुरुष ही काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से जो काम कर रहे हैं, क्या पुरुष ही तो नहीं कर रहे हैं, या महिलाएं भी समान रूप से। तो पहला आयाम क्या है, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा है शिक्षा का अवसर। शिक्षा का अवसर भी बहुत अपने आप में भाई इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो शिक्षा, पहले देखो, पहले के समय में क्या होता था कि आज आप लोग भी, जो हम लोग देखते हैं गांव में, हमारे यहाँ समय में क्या होता था, अगर किसी के 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो कोशिश ये करते थे पहले कि लड़कों को पढ़ाया जाए। जबकि अब समाज क्या है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, समानता का अवसर होना बहुत जरूरी है ना। तो महिलाएं पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही है। तो दूसरा क्या है, शिक्षा का अवसर। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और चौथा क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण भी जरूरी है भाई। पहले क्या होता था, राजनीति में किसका हस्तक्षेप ज्यादा था, पुरुषों का हस्तक्षेप ज्यादा था। लेकिन अब से, जब से देखो यहाँ पंचायत में, यहाँ भी आपके क्या है, महिला आरक्षण है ना। और कई आप देखते होंगे, कई विधानसभा सीटें भी क्या होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। सांसद कोटा भी महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, जिससे क्या बन सके, उनकी भागीदारी बढ़ सके, किसमें, राजनीतिक उसमें, है ना। अभी देखिए, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्ण रूप से लैंगिक समानता रखता हो। ये अपने आप में देखिए, अब 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, और पूर्ण रूप से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्या है, लैंगिक समान हो, मतलब जहाँ पुरुष स्त्रियां बराबर काम करें। लेकिन पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड। आइसलैंड में बताते हैं कि 90% तक आइसलैंड ने क्या कर दिया, अपना जो लैंगिक समानता है उसे 90% तक कम कर दिया, अंतर को। ठीक, आइसलैंड पहला है, दूसरा नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है। इसी प्रकार 146 देशों की क्या है, रैंकिंग जारी करता है कौन, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, डब्ल्यू क्या करता है, इसको हर साल जारी करता है। 2022 में भारत कहां था, 135वीं रैंक में। 2022 का भी ध्यान रखेंगे भाई, 135वीं रैंक थी भारत। ठीक है, तो 8 अंकों का सुधार हुआ है 2022 से 23 में, और अब क्या है, 127वें पे। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसी प्रकार क्या है, प्रत्येक देश का क्या क्या है, अपना सर्वोच्च ये नागरिक सम्मान है, जिसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल किसका है भाई, मिस्र का। किसका है ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र का है। अब देखो, इस चीज से एक चीज याद रखना, ऑर्डर ऑफ द नाइल पहले तो याद रखें कि किसका है, मिस्र का है। मिस्र ने किसको दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कौन है इस समय मिस्र के राष्ट्रपति, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी कौन है भाई साहब, कुछ सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये वही है जो हमारे यहाँ 74वें गणतंत्र दिवस के क्या थे, मुख्य अतिथि। ये याद रखने भाई, ये जो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे।
ठीक, ये याद रखेंगे, इसको याद करते हुए चलेंगे भाई सारी चीजें। ठीक, दो चीजें याद रखना, एक तो अब्दुल फतेह अल सीसी क्या थे, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे, पहली बात। दूसरा, यही है कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने, इनका सर्वोच्च सम्मान क्या है, द ऑर्डर ऑफ द नील। अब जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो ये पुरस्कार प्राप्त कर, मतलब उन्हें ये पुरस्कार 13वें नंबर पे प्राप्त, समझ रहे हैं आप? इससे पहले 12 देश उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, और 13वां देश था मिस्र। 13वां देश क्या था? मिस्र। देखो भाई, 14वां भी मिला उन्हें, 14वां 14वां सम्मान मोदी जी का क्या था, किस देश ने दिया? फ्रांस ने। लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया इन्हें? फ्रांस ने दिया। ठीक है भाई। अब मोदी जी को एक चीज इसमें याद रखें कि मोदी जी का क्वेश्चन आ सकता है कि जो विदेशी देश हैं, मतलब जो मोदी जी ने अभी तक कितने देशों से क्या क्या सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, तो कितने हो गए अब? 14। अभी तक हाल ही तक कितने हैं? 14 है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्लीपर कोच बनाने वाली, ये भी याद रखना है भाई, स्लीपर कोच बनाने वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर प्राप्त किया, वो किस एल्स्टॉम कंपनी, 100 वंदे भारत एल्स्टॉम कंपनी को मिला है भाई टेंडर। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, जो ये 100 वंदे भारत मिली है, कैसी है? वंदे भारत तो चल ही रही है, बाकी कंपनियां बना रही है, ये कैसी है? स्लीपर कोच वाली। अभी तक आपको पता होगा कि जो वंदे भारत है वो कैसी है? चेयर कार है ना? ये स्लीपर कोच मतलब आपको वहां सोने की सुविधाएं भी मिलेगी, जैसे नॉर्मल ट्रेन होती है स्लीपर वाली, ऐसी अब ये बन रही है। ठीक, इसकी जो बॉडी रहेगी वो किसके बेस पे रहेगी? एल्यूमिनियम की, स्टेनलेस स्टील की जगह एल्यूमिनियम बेस पे रहेगी, जिससे क्या होता है, स्पीड पकड़ सकती है, तेज चल सकती है। ठीक, थोड़ा सी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो टेंडर है, दो कंपनियों इसमें क्या प्रतिभाग किया था। एक हैदराबाद की कंपनी है मेदा ड्राइव्स करके, है ना, मेदा सर्वे ड्राइव्स करके, एक हैदराबाद की है मेदा सर्वे ड्राइव्स है, और एक है आपकी एल्स्टॉम, ये कहाँ की है? फ्रांस की। आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। ठीक, जो ये है, इसने जो एल्स्टॉम है, इसने जो टेंडर डाला था, ये डाला था 150.9 करोड़ रुपए। ये किसके लिए? एक कोच बनाने के लिए इसने डाला था 150.9 करोड़ रुपए एक कोच के लिए। ठीक, और जो हैदराबाद वाली कंपनी जो मैं बता रहा था आपको, जो मेदा सर्वे ड्राइंग्स है, उसने डाला था 169 करोड़ एक कोच की लागत के लिए। तो चूंकि इनका कम था, इसलिए किसे टेंडर मिला? एल्स्टॉम। एल्स्टॉम कंपनी कहाँ की? फ्रांस की। भाई देखो, एल्स्टॉम वही कंपनी है जिसने क्या किया था, जिसने पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाई थी दुनिया की। किस देश ने चलाई? जर्मनी ने। तो जर्मनी ने भले ही चलाई हो, लेकिन बनाई किसने थी? एल्स्टॉम कंपनी। ठीक, चलो ये ध्यान रखेंगे भाई। ये आगे आ जाओ। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? पहली है अमृत धरोहर योजना, दूसरी है मिष्टी, तीसरी है अमृत सरोवर, या डी, ए और बी? तो इसका जो आंसर होगा ये डी है, ए और बी। ठीक है, डी आंसर है, ए और बी। अब होता क्या है भाई, पहली बात देखेंगे, जो अमृत धरोहर योजना है, अमृत धरोहर योजना के तहत क्या किया है, इसका देखिए भाई, इसका मकसद ये है, जो भारत में आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स भारत में है, उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। ठीक, किसके तहत? इसमें अमृत धरोहर योजना के तहत। मिष्टी योजना में क्या है? मिष्टी योजना में भाई मैग्रोव जो वन होते हैं, है ना, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं मैग्रोव वन, जो मैग्रोव वन होते हैं उनका क्या करना है? मैग्रोव वन का क्या करना है? संरक्षण करना है। अभी क्या पाया जा रहा है, अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो मैग्रोव वन है बहुत तेजी से कट रहे हैं, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए क्या करना है? मैग्रोव वनों का संरक्षण किस योजना के तहत? मिष्टी योजना के तहत कर रहे हैं। ठीक, मैग्रोव वन देखो भाई, पूरे भारत में, पूरा जो भारत का वन भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके 0.15% पे क्या होते हैं? मैग्रोव वन पाए जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, डाटा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक, ठीक, 0.15% ध्यान रखना है, किसमें? मिष्टी योजना। ठीक, ये तो पाए जाते हैं मैग्रोव वन। दूसरी चीज में ध्यान रखेंगे भाई, जो मैग्रोव वन है, सब सर्वाधिक इस समय कहाँ पाए जाएंगे? सर्वाधिक मैग्रोव वन पाए जाते हैं, पहले नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल।
बंगाल। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, उसके दूसरे नंबर पे है गुजरात, और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार। निकोबार। पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार। एक ये भी चीज ध्यान रखेंगे भाई, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी मैग्रोव वन में सबसे तेजी से, कहा किस राज्य में मैग्रोव वन सबसे तेजी से बढ़े हैं? ये तो सबसे ज्यादा है। सबसे तेजी से बड़े कहाँ है? सबसे तेजी से ज्यादा बड़े हैं, पहले नंबर पे उड़ीसा है तेजी से बढ़ने वालों में, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र बढ़ने में। ठीक। इसके तहत मिष्टी योजना के तहत क्या करेंगे भाई? मैग्रोव वनों का क्या करेंगे? वृक्षारोपण करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैग्रोव वन लगाने के लिए। देखो मैग्रोव वन एक चीज बहुत क्या करते हैं, जो सुनामी जब आती है ना, सुनामी, तो सुनामी के होने वाले दुष्प्रभाव को क्या करता है? कम करते हैं मैग्रोव। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक तीसरी योजना है अमृत सरोवर योजना। ठीक। ये योजना भाई चलाई है 22 अप्रैल 2022 में। 22 अप्रैल 2022 में चलाई गई योजना है। ठीक। इसके तहत क्या था? ये योजना चलाई थी अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाई गई है, और इसमें बोला गया था कि भाई भारत के प्रत्येक जिले के 75 जल निकायों का क्या करना है? कायाकल्प करना है। कायाकल्प मतलब प्रत्येक जिले में आपको 75 जल निकाय ऐसे ढूंढने हैं जो क्या करना है, जिनका कायाकल्प करना है। इससे क्या होगा भाई? देखो जल निकायों का संरक्षण होगा, है ना, जल जल का संरक्षण होगा, सबसे बड़ी बात है कि पानी की बचत होगी, है ना। और जितने जो हमारे ये तालाब है, पोखर है, उनको क्या करेंगे? रीडेवलपमेंट करेंगे, है ना, पुनर्निर्माण उनका होगा, और उसके चारों तरफ वृक्षों को भी लगाने के इस योजना के तहत है। तो ध्यान रखेंगे, जो अमृत सरोवर योजना है वो क्या है? 22 अप्रैल 2022 की, और इसके तहत क्या है? 75, हर जिले के 75 जल निकाय। पहला जिला कौन था? पहला जिला इसमें उत्तर प्रदेश का, यूपी का रामपुर। पहला जिला था यूपी का रामपुर था इसमें। ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। एक मिशन लाइफ के तहत था ये, मिशन लाइफ के तहत था अमृत धरोहर योजना। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, ये भी ध्यान रखना भाई, 2022-23 पूछ रहा है, के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई, एफडीआई मतलब क्या होता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कितना प्राप्त हुआ बताओ? सीधा याद रखना, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता कई बार। तो कितना आया? 46 बिलियन डॉलर। 46 बिलियन डॉलर। देखो इसके बारे में जानेंगे। जो 46 बिलियन डॉलर है, देखो पहले तो एफडीआई जो आया है वो किन क्षेत्रों में आया है? पांच से, जो पांच आपके क्षेत्र है, शीर्ष जो क्षेत्र है पांच, वो है, पहला है सेवा क्षेत्र, फर्स्ट है, पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र है, कितने परसेंट के साथ? 16% साथ। इस सेवा क्षेत्र के अंदर देखो भाई, बीमा, बैंकिंग, है ना, बीमा, बैंकिंग, वित्त, ये सब आ जाते हैं, है ना, इसमें सेवा क्षेत्र में। तो उसमें कितना आया? 16% आया। उसके बाद आया कंप्यूटर में, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कितना? 15% के साथ सेकंड नंबर पे है। थर्ड है ट्रेडिंग, इसमें 6% आया। दूरसंचार है, इसमें 6% आया। और ऑटोमोबाइल उद्योग है, जिसमें 5% है। एफडीआई में ये भी ध्यान रखेंगे भाई, जैसे 2000, ये किसका पूछा हुआ? 22-23 का। इससे पहले वाले साल जो था, उसमें पहले नंबर पे सिंगापुर था, जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निवेश में क्या था? सबसे बड़ा देश एफडीआई। अब कौन आ गया? मॉरिशस आ गया। मॉरिशस कितना है? टोटल एफडीआई का 26% मॉरिशस कर रहा है हमारे यहाँ। ठीक। सेकंड नंबर पे सिंगापुर हो गया 23%, यूएसए हो गया तीसरे 9% के साथ, नीदरलैंड हो गया 7% के साथ, और जापान हो गया 6% के साथ। ठीक। एक नजर इस पे भी डाल लो कि कौन से राज्यों में ज्यादा एफडीआई आ रहा है। पहले नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे भाई, मां से मॉरिशस, सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला मॉरिशस है, और राज्य प्राप्त करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र। तो मां से दोनों है। ठीक, याद रखेंगे। 29% के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट है, फिर कर्नाटक है, देन गुजरात, देन दिल्ली, देन तमिलनाडु। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको, है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन, कई जगह मेयोन भी लिखते हैं इसको ना, इंग्लिश में लिखा जाता है MAYON, मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भाई? ये है भाई मेयोन,
कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। चर्चा में क्यों रहा है इस टाइम? क्योंकि 11 जून 2023 को क्या हुआ था? फिलीपींस मनीला के दक्षिण में अल्बे प्रांत में, कौन से द्वीप में? लुजोन द्वीप। किस द्वीप में पड़ेगा? लुजोन द्वीप। ये पड़ेगा भाई लुजोन द्वीप में। फिलीपींस के लुजोन द्वीप में है। ठीक है, अभी क्या इसमें विस्फोट हुआ? इससे पहले काफी बहुत साल 1800 सन 1800 के लगभग इसमें विस्फोट हुआ था। उसके बाद विस्फोट अब हुआ। तो अभी सुर्खियों में रहा था, करंट अफेयर की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए याद रखें। ठीक, चलो। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय, क्योंकि विस्फोट हो रहा है तो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, उसमें क्या पूछा है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास? देखो, संयुक्त अभ्यास आपको जो इंपॉर्टेंट है वो देखनी है, और खासकर जो उत्तराखंड में हो रहे हैं वो तो देखनी है ना? दोनों जगह से पूछ सकता है, क्या पता देश के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले, क्या पता उत्तराखंड के पूछ ले। तो ध्यान रखेंगे, नजर इसमें जाती रहनी चाहिए। तो अभ्यास का नाम है एक्स एक्वेरिन। अभ्यास का नाम है एक्स एक्वेरिन। सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, किसके साथ? मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव की सेना के साथ। भारतीय सेना और मालदीव की सेना ने संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन। एक्वेरिन का अर्थ क्या होता है? एक्वेरिन का अर्थ होता है भाई, शाब्दिक अर्थ एक्वेरिन का होता है मित्रता। एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्रता। तो दोनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, अर्थ होता है मित्रता। और अभी हुआ कहां पे? इंपॉर्टेंट है कि हुआ कहां पे? ये हुआ अल्मोड़ा के चौबटिया में, उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, चौबटिया में उत्तराखंड में आयोजित हुआ। रानीखेत के पास चौबटिया है, अल्मोड़ा का जनपद अल्मोड़ा में है। तो चौबटिया में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है ना? चौबटिया में हुआ है। और कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था इसका। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग, माई गवर्नमेंट इंडिया का डेटा जो है, उसमें वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग उसने बनाई है, किसकी? डिजिटल भुगतान की। कि डिजिटल भुगतान में कौन सा देश आगे है, कौन सा पीछे है। इसमें कौन सा देश आगे है भाई? सबसे पहले नंबर पे आ गया भारत। आपका अपना देश आ गया भाई पहले नंबर पे, भारत है। और देखो भाई, एक चीज ये ध्यान रखना कि ये कैसे है? मूल्य देखो क्या होता है, लेन देन के मूल्य और मात्रा दोनों ही आधार पर, है ना? कि लेन देन में जितना, डिजिटल में कितना मूल्य का क्या टोटल वैल्यू क्या थी, और क्वांटिटी कितनी थी, है ना? वैल्यू और क्वांटिटी दोनों में ही भारत आगे है। देखो भारत क्या है, 89.5 मिलियन के साथ पहले नंबर पे। बड़ी बात है भाई, और अच्छी बात है, अच्छी पहल है। सेकंड नंबर पे ब्राजील आ गया 29.2 मिलियन के साथ, बहुत पीछे हमसे। ठीक, चाइना थर्ड नंबर पे है 17.6 के साथ। तो भारत इसमें क्या है? पहले नंबर पे। ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा आ सकता है वो क्वेश्चन, है ना? चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में पद्म पुरस्कार। ठीक, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक, कितना मासिक? 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने वाला राज्य कौन है? सीधा है हरियाणा है। मनोहर खट्टर सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में जो पद्म पुरस्कार विजेता इनके होंगे, उनको कितना? 10,000 रुपए, है ना? इसके बारे में देखो, ये है पद्म पुरस्कार है 10,000 रुपए। और वॉल्वो में क्या कर दी? सेवाएं मुफ्त कर दी इनकी। वॉल्वो जो बसें चलेंगी हरियाणा सरकार के इंटरनल अंदर अपने राज्य में, उसमें क्या है? मुफ्त में जा सकते हैं। कौन? पद्म पुरस्कार विजेता। पद्म पुरस्कार आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, मतलब पहला देखो, पहला दूसरा तीसरा रैंकिंग के हिसाब से, है ना? उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलते हैं पद्म विभूषण, फिर उच्च के लिए मिलते हैं, उच्चतर के लिए पद्म भूषण, और उसके बाद थर्ड नंबर पे पद्म श्री। तो क्रम भी पूछ लेता है कई बार, क्रम भी याद रखना, पद्म विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री। पद्म विभूषण, भूषण और श्री। तो हरियाणा सरकार ने इन्हें क्या किया? 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में कर दिया भाई इनके लिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया भाई? ओलंपिक दिवस 2023 23 जून। ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। देखो भाई, पांचों कॉन्टिनेंट के 5 छल्ले इसमें प्रदीक्षिण के रूप में होते हैं। तो कब मनाया गया? 23 जून के। आइए इसमें देखते हैं थोड़ा। देखो, हर हर वर्ष मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। ठीक, ये हुआ था भाई शुरू कब? 1894। 1894 में क्या करा था इसका? घोषणा हुई थी कि कब? 23 जून 1894। स्थापना किसके जरिए? बैरन पियरे डी कुपरटन। ठीक, इन्हीं के स्थापना दिवस के, इन्हीं के अवसर पर क्या होता है? 23 जून को मनाया जाता है हर साल।
इस साल की जो इसकी थीम है वो है लेट्स मूव। थीम भी याद रखना भाई, ओलंपिक दिवस की थीम है लेट्स मूव। अब अगर पूछेगा कि भाई पहली बार कब मनाया गया ओलंपिक, तो पहली बार कब मनाया गया, 1894 में क्या हो गया थी, घोषणा हो गई थी। और 1896 में पहला मनाया गया, 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया। ठीक, कहाँ खेला गया, यूनान की राजधानी एथेंस में। किसकी राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस में। यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक, यहाँ पर ओलंपिया नामक पर्वत था भैया, जहाँ खेला गया था गेम पहली बार। ओलंपिया नामक पर्वत पे खेला गया था पहली बार, जिसकी वजह से इसका नाम भी ओलंपिक पड़ गया। ठीक, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक, चलो आगे आ जाओ। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। बलिदान स्तंभ की इन्होंने अभी स्थापना की है, चर्चाओं में रहा काफी। कहाँ पे की, जम्मू कश्मीर में की। कहाँ पे की, जम्मू कश्मीर में की। ठीक, ये है जम्मू कश्मीर, इसका आंसर आ जाएगा पहला। जम्मू कश्मीर में लाल चौक आपने सुना होगा, पहले बहुत पहले क्या, हाँ अब तो ठीक नॉर्मल हो गई लाइफ, हाँ लेकिन पहले बहुत हॉट स्पॉट होता था लाल चौक। लाल चौक के पास ही क्या है, प्रताप पार्क है। प्रताप पार्क में किसकी, इसका देखिए बलिदान स्तंभ। जितनी भी सेनाओं हैं, हमारी सेनाओं के बलिदानी है जो, उनके याद में किया गया। या पुलिस बल है वहां पर तैनात, उसके जो शहीद है उनकी याद में क्या किया, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में। किसने, अमित शाह ने। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का जो उद्घाटन हुआ, निम्न में से किसने किया, चार ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। ठीक, चलो आगे आ जाओ, उसके बारे में है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो कौन सा किया भाई, नंदी पोर्टल। कौन सा किया, नंदी पोर्टल किया। इसमें से देखो तीनों में से एक समर्थ पोर्टल, ये तो उत्तराखंड से संबंधित है। 12th के बाद अब जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, उच्चतर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, तो आपके लिए समर्थ पोर्टल है। समर्थ पोर्टल में आप अपना क्या कर देंगे, पूरा डाटा भर देंगे, तो आपको लिस्ट दे देगा कि ये इस यूनिवर्सिटी में आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। वो किससे संबंधित है, समर्थ पोर्टल से, याद रखेंगे इसको भी। लेकिन जो नंदी पोर्टल है, नंदी पोर्टल में क्या है भाई, पशु चिकित्सा और टीकाकरण के बारे में। जो किसान है वो क्या कर सकते हैं, नंदी पोर्टल में जाके, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी किया है इसको। ठीक है, तो यार टीकों की जानकारी मिल जाएगी, कौन सा टीका किस महीने लगना है पशुओं को, है ना। बेसिकली किसानों के लिए है, जो क्या होता है पशुपालन के क्षेत्र में रहते हैं ना। तो याद रखेंगे नंदी पोर्टल, है ना। चलो आ जाओ। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की। तो देखो एक है पीएम विकास मिशन, मिष्टी योजना, पीएम प्रणाम योजना, पीएम वाहिनी योजना। इसका आंसर हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम प्रणाम योजना। ठीक, तो भाई देखो किसानों के लिए क्या करी जारी, पीएम प्रणाम योजना। इसके तहत क्या है, इसका विजन क्या है, देखो भाई केंद्र सरकार ने अभी अभी 22-23 वाला 2022-23 के बजट में क्या किया था, इसको लाए थे, इस स्कीम को लाई थी। हमारा आपको पता है कि हमारे देश में क्या है, जो रासायनिक उर्वरक है उस पर क्या है, किसानों की क्या ज्यादा क्या है, निर्भरता है, है ना। डिपेंडेंसी किसमें ज्यादा है, रासायनिक उर्वरकों पर। और आपको पता है कि रासायनिक उर्वरकों पर सरकार को क्या देना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है। जो सब्सिडी का बोझ जो इस वित्त वर्ष में था, वो 2.25 लाख करोड़ का सब्सिडी का था। इसी को रोकने के लिए या इसी से बचने के लिए, मतलब वो चाहती गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हम सब्सिडी इतनी ज्यादा दे रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि सब्सिडी कम हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये लाए क्या, पीएम प्रणाम योजना। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में इन्होंने देखो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये पहली एक ऐसी योजना है जिसके लिए क्या, किसी भी वित्त के लिए एक होता है ना, योजना के तहत वित्त का आवंटन होता है इतने से, तो इसमें वित्त का कोई आवंटन नहीं है, केवल योजना लाई गई है। और वित्त कैसे जनरेट होगा, तो भाई देखो इस योजना के तहत जो राज्य अपने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देगा, या वैकल्पिक उर्वरक मतलब जैव उर्वरकों को, रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा जैव उर्वरकों को प्रमोट करेगा, उस राज्य को क्या होगा, सीधे सीधे क्या कम होगा भाई। देखो आपने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया, जैविक उर्वरक उसकी जगह लाए, या जैविक खेती में आपने काम किया, तो जितनी आपको सब्सिडी देनी थी सेंट्रल ने, उस सब्सिडी का 50% सीधा क्या दे देगा, अनुदान के रूप में आपको दे देगा। समझ रहे हैं, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा क्यों लाना है, जितना आपको सब्सिडी दे रहा था उसी का 50% देना है। राज्य को भी अनुदान मिल गया 50% का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% बच गया सब्सिडी जो देनी थी, और जैविक खेती को भी क्या मिल गया, प्रोत्साहन और बढ़ावा मिल गया। अच्छी योजना है भाई, बेहतरीन है। ठीक, चलो आगे आ जाओ।
हाल ही में चंद्रयान 3 हॉट टॉपिक है भाई इस टाइम का। हाल ही में चंद्रयान 3 को जो भेजा गया, किस रॉकेट से भेजा गया? रॉकेट की मदद होती है, देखिए ये है ना, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर जाएंगे। कौन से रॉकेट से? LVM-3। LVM-3, ठीक, ध्यान रखेंगे भाई, LVM-3 इंपॉर्टेंट। LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3, ठीक, ध्यान रखेंगे, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3, ठीक। इसमें दो चीज देखते हैं, ये चंद्रयान 3 है, कब उड़ा? सीधा डेट भी पूछ सकता ना, चंद्रयान 3 को कब? 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। और अभी अगस्त 22 या 23 तारीख में क्या हो जाएगा? ये चंद्रमा की सतह पर अपना जो रोवर है वो उतार देगा, लैंडर उतार देगा, ठीक। पहला देश बन जाएगा भारत, क्योंकि चंद्रमा के हम क्या कर रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव पर उतार रहे हैं ना। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी देश ने लैंडर नहीं उतारा अपना। एक चीज ये भी ध्यान रखना, लैंडर और रोवर का नाम वही है जो पहले था। लैंडर का नाम क्या है? जिसमें लैंडर है उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। तो ये भी ध्यान रखना भाई, ये सीधे पूछ सकता है कई बार, जो चंद्रयान 3 है उसमें जो लैंडर है उसको किस नाम से संबोधित किया गया? तो कौन सा? लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था भाई? ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008, ठीक। चंद्रयान सेकंड हुआ था, देखो जो चंद्रयान फर्स्ट हुआ था वो भेजा गया था PSLV से, ठीक, वो भेजा गया था PSLV C11। देखो जो फर्स्ट भेजा गया PSLV C11, इस रॉकेट से भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008। जो सेकंड हमारा भेजा गया था वो किससे भेजा गया था? GSLV MLL-4, MLL-M1, ठीक। और एक कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019 में कब ये सेकंड भेजा गया। दोनों ही क्या हो गया था? किसी कारणवश त्रुटिवश फेल हो गए थे, ठीक। देखो आप ये ध्यान देना कि पहले के दो जो भेजे गए थे वो सेम डेट थी, 22 जुलाई, डेट सेम थी 22, है ना। महीना भले अलग हो सकता है, 1 अक्टूबर था 1 जुलाई थी, तो लेकिन 22 थी। इस भी महीने जुलाई के महीने भेजा, लेकिन डेट चेंज करी है इसरो वालों ने इस बार, है ना, क्योंकि दो पहले के असफल थे, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो भाई, हाल ही में पीएम मोदी किस देश में राष्ट्रीय दिवस पर बेस्टिल डे परेड, बेस्टिल डे परेड सबसे बड़ी परेड और सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है, कहाँ का? फ्रांस का। ये होता है प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई, ठीक। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो है, ये हमारे मोदी साहब। तो 14 जुलाई को, प्रत्येक 14 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक, ब्रेस्टिल परेड। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो भाई, कई बार सीधे क्वेश्चन आपने पिछले पेपरों में भी देखे हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है, किस्म का नाम दे देगा और पूछ लेगा किससे संबंधित है। तो दिया है PBWRS-1, PBWRS-1 किसकी है? गेहूं, वीट। इससे भी ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू लगा हुआ है इसमें, तो वीट से, ठीक। किसने बनाई? ये बनाई पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। किसने बनाई? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ठीक। देखो भाई ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है, सुर्खियों में क्यों छाया हुआ ये? एक तो गेहूं का है, ठीक। दूसरा इसमें जो पाया जा रहा है, जो इसमें देखा गया है, जो ये है, ये क्या, मोटापे से बचने के लिए। ये जो गेहूं बनेगा, इससे जो हम इसको खाएंगे, इस गेहूं से क्या फायदा है कि इसमें स्टार्च की मात्रा क्या है? नॉर्मल गेहूं की तरह है, 66 से 70%, 70% तक क्या है? स्टार्च की मात्रा है। लेकिन 30% इसमें क्या है? प्रतिरोधी स्टार्च। 30% प्रतिरोधी स्टार्च इसमें, जिस कारण ये क्या करेगा? एक तो मोटापे से बचाएगा, दूसरा क्या करेगा? मधुमेह रोगी जो होते हैं, टाइप 2 वाले, टाइप 2 थोड़ा डेंजर है मधुमेह में, मधुमेह जो रोगी होते हैं, डायबिटीज के जो रोगी है,
उनको टाइप 2 में क्या करेगा, मदद करेगा, है ना, मधुमेह वालों के लिए अगर ये खाए तो ज्यादा अच्छा। दूसरा क्या है भाई, इसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये इस तरीके से बनाया गया है, ये जो अनुसंधान में इस तरीके से बनाया गया गेहूं है कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप इस गेहूं की आटे की रोटी 2 खाएंगे तो आपको क्या होगा, पेट भरा हुआ महसूस होगा। समझ रहे, जहां आपने 4 रोटी खानी थी वहां 2 में बोलोगे यार अब तो आप एक चीज और देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो खाद्यान्न के क्षेत्र में है वहां क्या जा रहे हैं, क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले क्या करते थे, क्वांटिटी पे ध्यान देते थे कि ज्यादा से ज्यादा उगाना है, अब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर। और दूसरी चीज, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, खाद्यान्नों में आप देख रहे हैं नए नए रोज रोज प्रत्येक दिन क्या हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं कि कैसे न्यूट्रिशन पावर बढ़ाई जाए। तो अब हम और क्या कर रहे हैं, पहले हम फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे, है ना, खाद्य सुरक्षा पे देते, अब हम क्या कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी से किस ओर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक भाई, तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, PWRS1 किसकी है, गेहूं की। चलो आगे आ जाओ। चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य अभी काफी चर्चाओं में रहा, कहाँ का है भाई, गोवा, उत्तरी गोवा में स्थित है महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, है ना, बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर के विचरण के लिए के कारण काफी टाइम से क्या थे, जो पर्यावरणविद है ना, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, बाघ संरक्षण काम क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी काफी टाइम से मांग थी कि जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको क्या किया जाए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया जाए और अधिसूचित किया जाए किसमें, टाइगर रिजर्व में। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए अभी क्या किया, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने क्या किया, गोवा सरकार को आदेश से जारी किया और उसमें कहा गया कि क्या करो भाई, जुलाई 2023 से 3 महीने के अंदर, इसके बाद 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या घोषित करना है, इसको टाइगर रिजर्व आपको क्या करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा। किसे, एक महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र को। ठीक, एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 है, इसी के तहत क्या है, शक्ति प्राप्त है किसको, राज्यों को शक्ति प्राप्त है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी वन्य अभ्यारण्य को क्या कर सकते हैं, अधिसूचित कर सकते हैं टाइगर रिजर्व में, है ना। तो जो वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसका क्या, जो वन्य संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा जो है 38वीं, 38वीं, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38वीं के तहत क्या होता है, ये शक्ति किसको प्राप्त है, राज्य सरकार को प्राप्त है, क्यों किसी अभ्यारण्य को क्या कर सकती है, टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है ना। तो गोवा पीठ ने आदेश दिया है, तो अभी जल्दी आपको क्या दिखेगा, एक और टाइगर रिजर्व आपको नया मिल जाएगा, जो होगा महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि टाइगर रिजर्व पे बहुत ध्यान रहता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है भाई, ये है अंशुमन जिंगरान। अंशुमन जिंगरान है, जिनकी उम्र केवल कितनी है, 18 साल 125 दिन, अभी मात्र है 18 साल 125 दिन के, और पहले बन गए जिन्होंने क्या किया, नॉर्थ चैनल को पार कर लिया, कैसे, तैर के। नॉर्थ चैनल आपको पता है स्कॉटलैंड से कहा, उत्तरी आयरलैंड के बीच के जो भाग है, जल संधि है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ चैनल बोलते हैं। उसको इन्होंने भी हाल ही में तैर के पार किया है। महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं कौन, अंशुमन जिंगरन, ध्यान रखेंगे भाई, सीधा सीधा। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए, तो आप देख सकते हैं फोटो में किसके द्वारा, हमारी जो राष्ट्रपति है इस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि जो भूमि सम्मान 2023 है, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा जो दिया जाता है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, तो आपको ध्यान रखना है किस में दिया जाता है,
ये भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण में, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, जैसे आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में अब क्या चलता है, आपका भू अभिलेख सॉफ्टवेयर है ना। आप देख रहे होंगे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है। ठीक, किसका, आपकी जो रजिस्ट्री के कागज है, दाखिला खारिज है, आपका जो भूमि का मैप है, वो सब क्या रहेगा, कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा। कई फायदे हैं भाई, देखो आपदा में क्या होता है, जमीन की जमीन बह जाती है ना, भू जहां आपने ये सुरक्षित रखे होंगे हार्ड कॉपी, वो बह जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, तो कंप्यूटर में क्या है, सुरक्षित मिल जाएंगे, है ना, मैपिंग के आधार पर। तो ये दिया जाता है भूमि सम्मान 2023। ठीक, पहले नंबर पे कौन था जो बहुत तेजी से कर रहे हैं अपने यहाँ, उड़ीसा, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे उड़ीसा चल रहा है, दूसरे में मध्य प्रदेश कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, भूमि डिजिटलीकरण कर रहे हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पुरस्कार मिलता है राज्यों के सचिवों को या जिलाधिकारियों को मिलता है, किससे, राष्ट्रपति द्वारा मिलता है। ध्यान रखेंगे भाई इसको, है। चलो आगे आ जाओ। उत्तराखंड के क्वेश्चन आपके शुरू हुए हैं, किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, अब तो ये हो गया है ना, आज हम करंट बना रहे हैं, तब तक ये हो चुका है। कौन गई थी यहाँ से, मानसी नेगी। मानसी नेगी का उपनाम क्या है भाई, गोल्डन गर्ल, ये भी ध्यान रखना है। सीधा पूछ सकता है, उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मानसी नेगी को कहते हैं भाई। ठीक, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना भाई। ये हुआ कहाँ, चाइना में। ठीक है, अभी 5 अगस्त में जीता इन्होंने। कौन सी किस कैटेगरी में थी, 20 किलोमीटर रेस में, 20 किलोमीटर वॉक में थी ये, और ये क्या जीती, इसमें कांस्य पदक, कांस्य पदक जीती। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि जो अभी हाल ही में चाइना में जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुए, उसमें मानसी नेगी ने कौन सा पदक जीता, तो कौन सा जीता, कांस्य पदक जीता, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो आगे आ जाओ, देखो इसके बारे में है ना। ठीक, चलो आगे आओ। ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान। देखो भाई, आजकल बहुत हॉट टॉपिक है ई कचरा प्रबंधन। ठीक है, ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसमें टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, पंखे हो सकते हैं, जितनी भी चीजें आपकी क्या होती है, विद्युत उपकरण है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्या होता है, निस्तारण नहीं हो पाता जल्दी से, है ना। तो इसमें अभी देश में रैंकिंग हासिल की है उत्तराखंड ने, कौन सी, देखो भाई, इसमें जो मिला है, इसमें मिला है दूसरा स्थान, किसको, उत्तराखंड को, उत्तराखंड को दूसरा मिला है। और पहला किसे मिला है, हरियाणा, हरियाणा है फर्स्ट, क्योंकि उत्तराखंड भी है सेकंड, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तराखंड। ठीक, आओ देखो इसके बारे में, ये ध्यान रखेंगे किसमें, ई कचरे के प्रबंधन में, एकत्रीकरण में और पुनर्चक्र। प्रबंधन मतलब प्रबंध कैसे आप कर रहे हैं ई कचरे का, एकत्रीकरण मतलब कैसे इकट्ठा हम कर रहे हैं, और पुनर्चक्रण रिसाइकिल उसको कैसे किया जा रहा है। इन 3 आधारों पर क्या हुआ था, इसकी लिस्ट बनाई गई थी, और दूसरा नंबर पे क्या मिला आपको, उत्तराखंड मिला। ठीक, चलो आगे आओ। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान, देखो भाई हाल ही में मिला किसे, प्रोफेसर पीएस राणा जी को। किसे मिला, प्रोफेसर पीएस राणा जी को, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं भाई। ठीक, इससे पहले जो मिला था 5 लोगों को मिला था उत्तराखंड गौरव सम्मान। ठीक, इस समय किसे मिला है, प्रोफेसर पीएस राणा को, सीधे याद करना है इसको। ठीक, चलो आ जाओ आगे। ठीक, इनके बारे में है, आप देख सकते हैं। देखो भाई, इन्होंने क्या किया है, सेव हिमालय मूवमेंट चलाया है, पर्वतीय विकास शोध में शोध केंद्र डालियों का दगड़िया, इन सारे संगठनों के साथ संयुक्त तत्वाधान में क्या क्या था, समारोह आयोजित होता है, जिसमें गौरव सम्मान दिया जाता है, उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो पीएस राणा जी। चलो अगले देखो, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स अभी हाल ही में संपन्न हुए, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम कहाँ हुए, कनाडा में। ये भी पूछ लेगा भैया, जो भी वर्ल्ड फायर पुलिस एंड फायर गेम हुए कहाँ हुए, कनाडा में। ठीक, उसमें पदक जीतकर, स्वर्ण पदक जीतकर, 2 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। किसने जीते, संतोष कुमार जी ने, सीधा याद रखना है, किसने जीते, संतोष कुमार जी ने। क्या करते हैं ये, तीरंदाजी, क्या करते हैं, तीरंदाजी। 2 स्वर्ण पदक किसमें जीते, तीरंदाजी। यही पूछ सकते हैं, जो अभी ये चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो संतोष कुमार है उत्तराखंड के,
वो मूल रूप से किस जनपद से संबंध रखते हैं? तो किससे रखते हैं? बागेश्वर से। ठीक, मेहनर बुंगा गांव, बागेश्वर का मेहनर बुंगा। ध्यान रखना है आपको, जनपद पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, बागेश्वर। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो आगे आ जाओ। 24वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? देखो भाई, अब क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा गरीबी किसमें है? तो किसमें है सबसे ज्यादा गरीबी? हरिद्वार में। सबसे ज्यादा गरीबी किसमें है? हरिद्वार। जो आयाम है ये तीन, उसमें जो आयाम आपका है ये तीन स्तर पे आका जाता है। ठीक, किसने दिया? नीति आयोग ने। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीन आयामों में क्या है, इसे मापा जाएगा और फिर रैंक दी जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक, जिसमें क्या है, सबसे गरीब क्या है? हरिद्वार। ये है भाई 16.29%। ठीक, सबसे अमीर कहाँ रहते हैं भाई? देहरादून। इसकी जो परसेंटेज है 3.05। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? हरिद्वार है। और सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आपका देहरादून। चलो सीधे याद रखना है। हाउ नेक्स्ट, अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वारा योजना किस राज्य में शुरू की गई? अपनी तरह की बहुत अच्छी पहल है, और किसमें की गई? उत्तराखंड। अपनी सरकार योजना। ठीक, देखो भाई, इसकी घोषणा 2021 में किसने कर दी थी? तब थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक, लेकिन क्या किसने शुरुआत की? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक, ये भाई क्या है, एक तरह का क्या है, अपनी सरकार भी। देखो, अपनी सरकार पोर्टल क्या है आपका? फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या है? कंप्यूटरीकरण की ओर। आपके समय की बचत हो, है ना, आपको एक मंच प्रोवाइड हो, एक मंच, एक ऐसी जगह प्रोवाइड हो जहां पे क्या हो, सारी चीजें आपकी एक ही जगह पे हो जाए, जिसे कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। तो अपनी सरकार जो पोर्टल है, इसमें आपको 75 तरह की सेवाएं राज्य की मिलेंगी, जिसमें प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, आपका जो घर के नक्शे हैं, कई तरीके की 75 सेवाएं ऐसी हैं जो आपको इस पोर्टल के अंदर मिलेंगी। ठीक, अगर गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है तो जन सेवा केंद्र में जा सकते हैं। मतलब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि इस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ। यहाँ क्या कर रखा है भाई, डिजिटलीकरण का एक फायदा यही है कि जैसे आपने कोई प्रमाण पत्र बनाया और वो पटवारी के स्तर से आपने क्या, पटवारी के स्तर पे आपका चला गया, तो पटवारी के स्तर पर भी उसको दिन प्रोवाइड हो रखे हैं, पटवारी को भी 20 दिन में आपको करना ही करना है। और नहीं करना है तो कारण बता के डालना पड़ेगा कि क्यों, किस वजह से मैंने इसे बैक किया। नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। इसी प्रकार फिर पटवारी से आगे आपका नायब तहसीलदार के लिए समय है, उसके बाद आपके लिए एसडीएम के लिए समय है। जो भी क्या होगा, हस्ताक्षरकृत अधिकारी होंगे, लास्ट तक उसकी जिम्मेदारी बनी रहेगी, है ना। तो डिजिटलीकरण का फायदा है कि आपको क्या होगा, उत्तरदायी सरकार मिलेगी। आपको पता है कि भाई मैंने आज दिया है, और सरकार ने क्या रखा कि भाई फलाना आपका जो प्रमाण पत्र है वो 50 दिन में बनना है, उसी 50 दिन में अंदर सब सेट है कि किसको कितने दिन मिल रखे हैं काम करने। तो 50 दिन में नहीं बनेंगे तो फाइन देना पड़ता है किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर उसने बिना बताए आपका प्रमाण पत्र रोक रखा है। तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, है ना, समय की बचत होगी। और आदमी को जो इधर उधर घुमाया जाता था पहले, आपने देखा होगा, पहले तो सरकारी ऑफिसों का प्राय था कि भाई यहाँ जाओ वहां जाओ, लंच में आना, बाद में आना, आज नहीं है, बाबू साहब छुट्टी पे हैं। अब बाबू साहब छुट्टी पे है तो छुट्टी पे रहेंगे, आप भी छुट्टी करो। अब ऐसा नहीं है, अगर आप छुट्टी पे तो आप दूसरे को देंगे अपना पोर्टल, उसे काम करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है किसकी? उत्तराखंड गवर्नमेंट की, अपनी सरकार। ठीक, चलो आगे आ जाओ। ठीक, इसके बारे में नागरिक सेवा। चलो भाई, अगला है उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है? तो कौन से जिले में किया जा रहा है? देहरादून में। देहरादून में कहा, गुनियाल गांव में किया जा रहा है, और इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जा रहा है भाई, ये देखो। ठीक, आओ उसके बारे में जानेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा भाई, 16 पवित्र नदियों का जल लाया जाएगा इसको बनाने के। ठीक, 1734, 1734 शहीदों के, कहाँ के? जो उत्तराखंड से शहीद हैं, है ना, किसी भी लड़ाई में भारत की, जो उत्तराखंड के शहीद है, 1734 शहीदों के आंगन से मिट्टी लाई जाएगी कलश में। आंगन से मिट्टी लाई जाएगी कलश में, और यहाँ डाली जाएगी। ठीक, 16 पवित्र नदियों का जल लाया जाएगा, है ना।
तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली क्या है, एक तो ये ध्यान रखना कि देहरादून बन रहा है, बहुत अंदर पूछ लेगा तो गांव का नाम पूछ लेगा तो गुनियाल गांव में बन रहा है। ठीक, धाम कौन सा, पांचवी धाम के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक, जो इसका जो मुख्य जो गेट होगा, मुख्य गेट, वो किसके नाम से होगा, ये अपने हमारे विपिन रावत जी के नाम से, है ना, विपिन रावत जी के नाम से इसका मुख्य गेट होगा। जो पहले सीडीएस है हमारे जनरल विपिन रावत जी के नाम पे क्या होगा, मुख्य प्रवेश द्वार होगा। ठीक, यहाँ दो मंदिर बनाए जा रहे हैं भाई, दो शहीदों के, एक जसवंत सिंह जी रावत है और एक हरभजन सिंह। तो दो मंदिर भी ध्यान रखने, किस किस के, जसवंत सिंह रावत जी का और एक हरभजन सिंह का। मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो किसका, सीडीएस जो है हमारे जनरल विपिन रावत जी का। ठीक, तो ये ध्यान रखें, है ना। चलो आगे आओ। उत्तराखंड में एरोमा पार्क, भाई देखो एरोमा पार्क कहाँ हो रहा है, सगंध पादप केंद्र कहाँ बन रहा है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। सीधा याद रखना भाई। ठीक, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। कृषि मंत्री किसने, सुबोध उनियाल जी ने बोला है ना। ठीक, एरोमा पार्क सीधा याद रखेंगे। 40 एकड़ एकड़ बन रहा है एरोमा पार्क। ठीक, 2000 अनुमान लगाया जा रहा है, 2000 लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हर दृष्टि से अच्छा है भाई। ठीक, चलो आगे आ जाओ। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कुशिया कटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई। देखो भाई, अभी करंट का मुद्दा है, 15 जून में कहाँ होता है, कैंची धाम का मेला होता है। 15 जून में कैंची धाम का मेला होता है। इसी समय क्या हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने घोषणा करी कि एक तहसील है कुशिया कटोली तहसील। तो जो ये बाबा का जो आश्रम है, जो कैंची धाम है, वो किस तहसील में पड़ता है, कुशिया कटोली, नैनीताल जिले के कुशिया कटोली तहसील में पड़ता है। उसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया, कैंची धाम कर दिया। क्योंकि भाई कैंची धाम क्या है, एक माना जाना केंद्र है वो उत्तराखंड में, है ना, अध्यात्म का केंद्र है और इम्पोर्टेंट है ना, परीक्षा की दृष्टि से तो पूछ सकता है। और हाल ही में भी तहसीलों के नाम बदलने में तो अभी यही नाम बदला है तहसीलों का, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा बन सकता है और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, किसका कैंची धाम में आश्रम, नीम करोली बाबा जी का। ठीक, चलो आगे आ जाओ। ठीक, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से जिले में क्रेंच सेंटर, ठीक, क्रेंच सेंटर कहाँ बना भाई, देहरादून। ठीक, क्रेंच सेंटर का क्या क्या मतलब होता है भाई, क्रेंच सेंटर होता है जो डे केयर होता है ना, चाइल्ड डे केयर होते हैं। ये भी कहाँ खुला है, मुख्यमंत्री धामी जी ने उद्घाटन किया, कहाँ पे, सचिवालय में किया। फायदा क्या है क्रेंच सेंटर का, फायदा ये है भाई, जैसे आप लोग हैं, अब दोनों माँ बाप क्या है, ऑफिशियल, मतलब दोनों क्या है, सरकारी सेवाओं में है यार, बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो क्या है, उसके लिए है क्रेंच सेंटर, पालना। तो आप भाई सुबह 10 बजे आओ, अपना बच्चा वहां छोड़ दो, वहां बच्चे के लिए बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है ना, वहाँ पे खिलौने हैं काफी अच्छे अच्छे, मतलब अच्छी उन्नत सुविधाएं दे रखी हैं, ताकि क्या हो, मतलब माँ बाप को टेंशन ना हो कि भाई हमारा बच्चा कैसे रहेगा, कि दोनों जॉब गोइंग है ना। ठीक, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी पेपर निकालो भाई, है ना। तो आप, हमारी तो कामना है आप जल्दी पेपर निकालें, शादी करें और बच्चे को पढ़ा लें क्राइम सेंटर में। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे। ये है भैया चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है भाई कि 5G नेटवर्क का शुभारंभ किस धाम में किया गया था, पहला पहला पूछ रहा है ना। अब तो मेरे हिसाब से चारों धाम, शायद यमुनोत्री में अभी ट्रायल पे है, बाकी 3 धाम में हो चुका है 5G का ट्रायल। तो पहला जो था वो था गंगोत्री धाम, जो पहला था वो था गंगोत्री धाम, जहाँ क्या किया था जियो ने 5G का ट्रायल किया था। ठीक, इसके बारे में देखेंगे। अब तो बाकी 3 धाम में भी हो गया है, पर पहला ये था। ठीक, केंद्रीय रेल मंत्री और दूरसंचार मंत्री थे अश्वनी वैष्णव ने, इन्होंने किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे, पहला गंगोत्री था। अब तो 3 हो गए, तो याद रखेंगे इसको, है ना। चलो आज के सेशन में इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन।